फिल्मों से उलट, जहां प्लम्बरों की किस्मत अच्छी होती है, हमारे हीरो किमुरा की जिंदगी उल्टी सीधी थी। वो एक शानदार ताला कारीगर था जो हर मुश्किल ताला खोल सकता था, पर अपनी किस्मत का ताला नहीं खोल पाया। ग्राहक जल्दी काम के लिए भाव कम कराते थे, कंपनी में बॉस से डांट खाता था और नौकरी जाने का भी खतरा था। जिंदगी खराब थी तो किस्मत ने उस पर नमक छिड़का। एक शाम एक तेज ट्रक ने उसे कुचल दिया और वो नई दुनिया में पहुंच गया। पुरानी दुनिया में बेकार था, पर नई दुनिया में उसकी ताला बनाने की स्किल बहुत काम आई। अब एडवेंचर करने वाले जादूगरों पर पैसा खर्च करने के बजाय सस्ते में ताला खुलवाने किमुरा के पास आते थे। वो एक मजबूत टीम से मिला। सबसे पहले 80 लेवल का बूढ़ा जादूगर मोलोक। वो इतना भुलक्कड़ था कि मंत्र और मिलने की जगह तक भूल जाता था। एक बार वो नहीं आया तो सब कालकोठरी में गए। उसने जादू से पीछा किया, पर गलत जगह पहुंचा और एक मिट्टी के गोलम में जुड़ गया। उसी रूप में उनके सामने आया। एक बार जिंदा लाशों के बीच मोलोक भूल गया कि वो किस ग्रुप का है और भागते हुए दूसरे ग्रुप से जुड़ने को कहने लगा। वो ये भी भूला कि वो जिंदा है और लाशों के साथ दूसरों का पीछा करने लगा, पर दिल से वो वफादार था। जब पूरा ग्रुप मारा गया और सिर्फ मोलोक बचा, जादू खत्म होने पर भी उसने दोस्तों को नहीं छोड़ा। वो अकेले उनकी लाशें खींचकर लाया, फिर उन्हें जिंदा करने के लिए सबके हथियार बेच दिए। दूसरी सदस्य ला फानपैन थी। वो सुंदर लालची परी जादूगरनी और मुख्य हीलर थी, पर हर जादू के बाद वो सोने का सिक्का मांगती थी। ये पैसा अक्सर मोलोक से मिलता था, जिसे कमर दर्द रहता था। आखिर में राइजा एक महिला नाइट और मुख्य टैंक थी। वो तगड़ी थी पर थोड़ी नजाकतदार। उसका चेहरा देखकर पता चलता था कि उसका किमुरा से कुछ चक्कर चल रहा था। एक बार किमुरा सेंटीमीटर में नाप रहा था तो राइजा और लाफान कंफ्यूज हो गईं। यहां नाप की इकाई मडेराका थी। लाफान की हाइट करीब एक मडेराका 30 सेंटीमीटर थी। किमुरा ने पूछा, ये नाम कहां से आया? मोलोक ने पूरे जोश से बताया कि ये नाम राज्य के संस्थापक राजा मडेराका प्रथम के नाम पर पड़ा, जो अपनी बहुत लंबी चीज के लिए मशहूर थे। विद्वानों ने उसी की लंबाई को नापने की इकाई बना दिया। यह सुनकर बहुत हंसी आई। किमुरा अक्सर एक दुकान पर लौटता था। वहां मालिक की बेटी म्यूवेना सामान खरीदती थी और वो हिसाब किताब में मदद करता था। राइजा अक्सर कवच पहनकर चेहरा छिपकर उसे देखती थी, पर पकड़ी जाती और भाग जाती थी। लाफान ने उसे सीधे सीधे जाकर उसे पटाने की सलाह दी। कुछ दिन बाद राइजा के ग्रुप ने किमुरा को फिर ताला खोलने बुलाया। हमेशा की तरह सब हुआ। किमुरा पर एक राक्षस ने हमला किया। मोलोक उसे मारने बढ़ा, पर बीच में मंत्र भूल गया। किमुरा खतरे में आया तो राइजा ने दौड़कर राक्षस को मारा और उसे बचाया। सबको लगा ये छोटी बात है, पर किमुरा को बोझ बनना पसंद नहीं आया, इसलिए उसने मोलोक से जादू सिखाने की भीख मांगी। अंदर जाने पर उन्हें राक्षसों की बाढ़ मिली। राइजा थककर चूर होने तक काटती रही, पर वे बढ़ते रहे। राइजा पीछे हटी और मोलोक को अपना खास दांव चलने दिया। बेशक वो फिर से मंत्र पूरा करना भूल गया, पर इस बार किमुरा उसके पास था और उसे याद दिला रहा था। मोलोक ने एक बहुत बड़ा जादू किया जिसने राक्षसों को राख कर दिया। किमुरा को लगा कि वो काम आया है। उसके पास जादू की शक्ति नहीं थी, पर वो मोलोक को मंत्र याद करा सकता था। और अंदर जाने पर उन्हें एक बक्सा मिला। सबने उसे न खोलने की सलाह दी, क्योंकि इस इलाके में जादू काम नहीं करता था और राइजा थक चुकी थी। अगर वो मिमिक हुआ तो मुश्किल होगी। मगर किमुरा ने कहा कुछ नहीं होगा और उसने अपनी कारीगरी शुरू की। ताला खोलने पर सच में कुछ नहीं हुआ, बस बक्सा था, पर जमीन अचानक धंस गई और किमुरा नीचे गिर गया। उसकी टांग टूट गई, वो हिल नहीं सकता था और मौत का इंतजार करने लगा। ये इलाका जादू मुक्त था, इसलिए मोलोक उसे ढूंढ नहीं सकता था और मंत्र भी किसे याद था। किमुरा को अपने पुराने बॉस की बात याद आई कि उसकी जगह कोई और ले लेगा। उसे लगा कि ग्रुप भी किसी और को ढूंढ लेगा, मगर उन्होंने पानी और उसकी टॉर्च से उसे ढूंढ लिया। सबकी चिंता देखकर किमुरा बहुत भावुक हुआ। राइजा ने कहा, कोई उसकी जगह नहीं ले सकता, जिससे वो और खुश हुआ। सब वापस लौट आए। ठीक होने के बाद किमुरा फिर राइजा के ग्रुप के साथ मिशन पर गया। उन्हें 9 सिर वाली ईल मिली। वो चिपचिपी थी, इसलिए राइजा लड़ नहीं पाई। किमुरा को मोलोक और लाफान की मदद से मुश्किल से उसे हराना पड़ा। फेंकने के बजाय किमुरा ने उसे पकाने का फैसला किया। सब डर गए, उन्हें वो बदबूदार लगी। किमुरा ने कहा वो संभाल लेगा। उसने दुकान पर सीखें बनवाई। उसने बताया कि बदबू चर्बी से आती है, जो भूनने और पलटने से निकल जाएगी। मसाला डाला और हो गया। सबने चखा और तारीफ की। बस राइजा ने खाने से मना किया। लाफान ने कहा कि ये ईल नहीं बल्कि किमुरा का बनाया खाना है। अपने प्यार के लिए राइजा ने एक निवाला लिया और वो उसकी दीवानी हो गई। बहुत खाया।
खाने के बाद वे हर्म गुफा कालकोठरी में गए। बेड देखकर पिछली बार का सबक याद करके किमुरा ने जांच की। जाल देखा तो पीछे हटने को कहा। आगे उन्हें एक और बक्सा मिला। इस बार जाल का सिस्टम बाहर था तो किमुरा को लगा वो संभाल लेगा। उसने सोचा कि 3 में से 2 तार काटने हैं। पहला तार काटा, कुछ नहीं हुआ। मोलोक और लाफान तारीफ करने लगे। किमुरा का ध्यान भंग हुआ और उसने उन्हें चुप रहने को कहा, पर ध्यान भंग हो ही गया। उसने गलती से दूसरा तार काटा जिससे जाल चालू हो गया। छत से एक गाढ़ा पदार्थ राइजा पर गिरा। इससे उसे नुकसान नहीं हुआ, पर कवच गल गया जिससे वो नंगी हो गई। मोलोक को एक घूंसा पड़ा। किमुरा लाफान से सहमत हुआ कि राइजा का शरीर विकसित है। रात में डेरा डाले मोलोक को कमर दर्द हुआ और उसने लाफान से इलाज मांगा। उसने सोने का सिक्का मांगा, पर मोलोक जुए में हार चुका था। लाफान ने मना किया। किमुरा और राइजा ने पैसे दिए। अकेले में किमुरा ने राइजा से पूछा कि लाफान इतनी पैसे की दीवानी क्यों है। राइजा ने उसे लाफान को देखने के लिए ले गई। लाफान किसी को सिक्का चढ़ा रही थी। राइजा ने समझाया कि लाफान एक चंद्रमा परी है जिसे चंद्रमा देवी ने श्राप दिया है। पूर्णिमा को पैसा न चढ़ाने पर उसका शरीर छोटा होता जाएगा। 5 साल में वो रेत के कण जितनी हो जाएगी। यह श्राप घमंड के कारण पुरानी जाति को मिला था। राइजा ने कहा कि लाफान मदद को दया समझेगी, इसलिए वो हर तरह से पैसा कमाती है। अगले दिन बक्सा मिलने पर किमुरा ने हमेशा लाफान से उसे आशीर्वाद देने को कहा, भले ही जाल न हो। उसने इसे उसकी मदद करने का एक तरीका माना, पर आशीर्वाद के बावजूद जाल निकला। ये ट्रांसपोर्ट जाल था जिसने राइजा और किमुरा को दूसरी जगह फेंक दिया। वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। राइजा के साथ किमुरा एक बोझ था। मोलोक के बिना वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी एक विशाल लोहे का गोलम आ गया। इसे सिर्फ जादू से हराया जा सकता था, इसलिए हारना तय था। राइजा ने किमुरा को भागने के लिए कहा ताकि वह उसे रोके। राइजा झपटी और गोलम के जोड़ों पर वार किया। राक्षस जल्द ही हावी हो गया। राइजा ने किमुरा को भागने का आदेश दिया। किमुरा गायब हो गया, पर भागा नहीं। वो चुपके से गोलम पर चढ़ गया। उसने धातु गलाने वाला चिकना पदार्थ उसके सिर पर डाल दिया। गोलम कमजोर हुआ, पर उसने किमुरा को पकड़ लिया। राइजा उसे बचाने दौड़कर आई और उसे मार दिया। मरने से पहले गोलम ने किमुरा को दबाकर कुचल दिया, जिससे वो फिर से मरने जैसी हालत में पहुंच गया। खतरे में राइजा को मोलोक की दी हुई जीवन की बूंद याद आई। ये लाइलाज जख्मों को ठीक करती थी। राइजा ने मुंह से किमुरा को दबा दी। जब किमुरा जागा तो लाफान और मोलोक आ चुके थे। उसने सोचा लाफान ने बचाया, पर परी ने बताया कि राइजा ने उसे बचाने के लिए वो कीमती चीज इस्तेमाल की। किमुरा ने राइजा से माफी मांगी कि वो उसके लिए बोझ बना और पूछा कि वो कैसे कर्ज चुकाए, पर लाफान ने कहा कि राइजा को किमुरा को दवा खिलाते वक्त पूरा भुगतान मिल चुका है। कुछ दिन बाद खोज से लौटते वक्त किमुरा को पता चला कि उसकी दुकान के ठीक पीछे शादी की सलाह देने वाली सेवा चलती है। उसने गलती से एक सलाह सुनी। एक नाइट एक 38 साल की लेवल 28 की मोटी जादूगरनी को नापसंद कर रहा था। वो 20 साल की लड़की चाहता था, जबकि वो खुद 42 का था और सिर्फ लेवल 12 का था, जो उसकी उम्र के हिसाब से बहुत कम था। काउंसलर ने उसे साफ साफ कहा कि उसकी मांग बेतुकी है। उसने समझाया कि उम्र के साथ नाइट्स की ताकत कम होती जाती है, जिससे शादी के बाजार में उनका मूल्य कम हो जाता है। अगर उसने ऊंचे मानक रखे तो उसे कोई साथी नहीं मिलेगा। ये सुनकर किमुरा को लेवल और उम्र की बात खली, जो उसकी पिछली जिंदगी की हालात को भी दिखाती थी। वो हैरान था कि इस फैंटेसी दुनिया में भी शादी की सलाह सेवा थी। लाफान ने बताया कि ये राज्य शांत है और हथियार जादू के बढ़ने से महिलाएं एडवेंचर में शामिल हुईं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति सुधरी। साथ ही खजाने कम हो गए, जिससे एडवेंचर करने वालों की कमाई घटी। इन दोनों बातों ने साथी ढूंढना मुश्किल कर दिया, जो हर दुनिया की समस्या लगती है। उनकी बात तब कटी जब बूढ़ा मोलोक भी साथी ढूंढने वहां आया। वो कर्मचारी लड़की को पटाने लगा तो राइजा ने आकर उसे खींच लिया। प्यार को छोड़कर किमुरा का ग्रुप फिर कालकोठरी में गया। उनका सामना एक उर्बोस राक्षस से हुआ। जादू से बचाव न होने के कारण किमुरा जल्दी ही मोहित हो गया और राक्षस के पीछे जाने लगा। राइजा ने ऐसा होने नहीं दिया। वो तेजी से भागी और उस तीसरी को मारकर भगा दिया। राइजा के लौटने पर भी किमुरा मोहित था और उसके पास चूमने के लिए आया। राइजा खुश हुई और विरोध करने का नाटक किया, पर जैसे ही वे पास आए, लाफान ने जादू खत्म कर दिया और किमुरा होश में आ गया कि क्या हुआ। राइजा लाफान से नाराज हो गई। किमुरा का मामला खत्म होते ही बूढ़ा मोलोक भी मोहित हो गया, पर उसे कोई बचाने नहीं आया, क्योंकि सबको पता था कि वो जादू रोधी था और बस लड़कियों को पटाने का नाटक कर रहा था।
उनका एडवेंचर आगे बढ़ा। वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक खास जाल था। ये धातु का कवच पहने किसी पर भी बिजली फेंकता था। ये राइजा के लिए बड़ी समस्या थी, क्योंकि वो अकेली थी जिसने पूरा कवच पहना था। लाफान ने सलाह दी कि राइजा कवच उतार दे और वो जादू से उसे जाल के पार ले जाएगी। पर इस बार राइजा बहुत झिझकी और शर्माई, क्योंकि किमुरा वहीं था। उसकी परेशानी देखकर किमुरा ने सभ्यता दिखाते हुए अपना ओवरकोट उसे दिया और दूसरी तरफ मुड़ गया ताकि वो कपड़े बदल सके। किमुरा का ढीला ओवरकोट पहनने पर लाफान ने कहा कि वो उसमें अच्छी लग रही है, जिससे वो और शर्मा गई। जब सब तैयार हो गए तो वे पार जाने लगे, पर मोलोक अपनी भुलक्कड़ आदत से जाल की पूरी प्रक्रिया भूल गया और खुद ही जाल वाली जगह पर चला गया। किमुरा के ग्रुप के असली एडवेंचर के उलट राज्य में बाहर एक दूसरी योजना चल रही थी। वे एक आधिकारिक हीरो ग्रुप बनाने का नाटक कर रहे थे। ये एक दिखावटी और राजनीतिक प्रोजेक्ट था। हीरो के लिए एक हैंडसम जादूगर योद्धा केन को चुना गया, जिसकी वजह उसकी शक्ल थी। चूंकि राज्य में कोई राक्षस राजा नहीं था, तो उसे हीरो साबित करने के लिए एक झूठा नाटक रचा गया। उसे मशहूर तलवार खींचनी थी। किसी ने चुपके से तलवार का लॉक खोल दिया जब केन ने उसे छुआ, और वो जनता की नजरों में हीरो बन गया। ग्रुप के दूसरे सदस्य भी दिखावट के आधार पर चुने गए। जादूगरनी राइची प्यारी थी, पर सिर्फ मीडियम लेवल के जादू जानती थी और बर्फ का जादू बिल्कुल नहीं जानती थी। वो छिपकली से नफरत करती थी, इसलिए ड्रैगन का सामना होने पर काम छोड़ देती थी। पादरी मैनपुई को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि वो एक बड़े अधिकारी का भतीजा था, जबकि उसकी क्षमताएं कम थीं। ये हीरो ग्रुप राक्षसों को मारने के बजाय ज्यादातर समय अपनी यात्रा को क्रिस्टल बॉल पर लाइव दिखाता था, जिससे एडवेंचर एक मनोरंजन शो बन गया। वे बेवकूफी भरे खेल खेलते थे, जैसे पादरी मैनपुई के सोते समय बर्फीले स्लाइम से कर्लिंग खेलना। उनके इन कामों से ऑनलाइन लोग नाराज हो गए। लोगों ने उनकी आलस, स्लाइम के प्रति क्रूरता और अभद्र व्यवहार पर टिप्पणी की। आखिरकार लोगों का समर्थन हीरो और जादूगरनी से हटकर पादरी मैनपुई की तरफ चला गया, जिसे धमकाया गया था। लाइव चैनल मैनपुई के बदले पर आधारित एक नाटक बन गया, जिसने हीरो की असलियत सामने ला दी। जब बाहर राजनीतिक नाटक चल रहा था, किमुरा एक पुरानी जादू की किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर एक बंद किताब पर पड़ी। अच्छी बात यह थी कि वो जादू से बंद नहीं थी, इसलिए किमुरा उसे संभाल सकता था। किमुरा ने अपनी ताला बनाने की स्किल इस्तेमाल की और उसे आसानी से खोल दिया, पर अंदर पुराने मंत्र नहीं थे, बल्कि मोलोक का एक बड़ा राज था। वो राज एक अजीबोगरीब संवेदनशील आकार का मशरूम था, जिसे किमुनरुत टॉड मशरूम कहा जाता था। ये मशरूम बहुत नशे वाला और शानदार चीज थी। मोलोक ने इसे चोरी से बचाने के लिए किताब में छिपाया था, पर किमुरा को वो अजीब लगा। किमुरा के सामने मोलोक ने मशरूम और उसे चूस कर मजे लेने का तरीका बताया। राइजा को यह सुनकर बहुत मजा आया और उसने अपना हिस्सा मांगा। ये मशरूम बाद में अपने जबरदस्त नशे के कारण कंट्रोल्ड चीज बन गया। एक बार खोज के दौरान किमुरा की तार काटने वाली कैंची एक ड्रैगन की मूंछ काटते वक्त टूट गई। ये उसके लिए बड़ा नुकसान था, क्योंकि ये सिर्फ औजार नहीं था, बल्कि पुरानी दुनिया से जुड़ाव था। वो खुद लोहार नहीं था, इसलिए ठीक नहीं कर सकता था। मोलोक ने डॉनबेन नाम के एक दिग्गज लोहार के पास जाने को कहा, जिसे लोहे की आवाज सुनने वाला कहते थे। डॉनबेन ने काम की ज्यादा कीमत और जल्दी काम करने की शिकायतें सुनकर लोगों पर भरोसा खो दिया था और 108 तालों के पीछे एक गुफा में छिप गया था। पर किमुरा के लिए 108 ताले बस एक मजेदार चुनौती थे। उसने आसानी से सब खोल दिए, जिससे डॉनबेन हैरान रह गया। उस बौने लोहार ने किमुरा की कैंची ठीक कर दी। उसे औजार में बढ़िया कारीगरी और मटीरियल दिखा। किमुरा ने धन्यवाद में उसके लिए शानदार खाना बनाया। किमुरा को लगा कि अगर उसके पास बंदूक होती तो वो लड़ाई में और काम आ सकता था, पर उसने वो ख्याल तुरंत छोड़ दिया। वो इस दुनिया में ऐसा जानलेवा हथियार लाना नहीं चाहता था। इसके बजाय उसने इस दुनिया के हिसाब से लड़ना सीखने का फैसला किया और राइजा से उसे तलवार चलाना सिखाने को कहा। ग्रुप में जिंदगी चलती रही, पर एक दिन किमुरा बीमार पड़ गया। लड़ाई में उसके न होने से ग्रुप बिखर गया। भले ही उसकी सीधी लड़ने की ताकत नहीं थी, पर किमुरा का साथ जरूरी था। मोलोक मंत्र भूल जाता था, लाफान को खतरे में बचाने वाला कोई नहीं था, और राइजा के लिए एक्स्ट्रा हथियार कोई तैयार नहीं रखता था। ग्रुप को समझ आया कि किमुरा के बिना वे किसी काम के नहीं थे। वो बोझ नहीं, बल्कि जरूरी हिस्सा था। पुरानी दुनिया में आने के शुरुआती दिनों में किमुरा ने मेविना को अपना अतीत बताया। उसने कहा कि वो एक छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी में था। काम मुश्किल था, पैसे कम थे, और जब उसने शिकायत की तो बॉस ने उसे बिना सोचे समझे निकाल दिया। इससे उसे लगा कि वो बेकार है और उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। उसने तो मरने के बारे में भी सोचा था। फिर उसे इस दुनिया में बुलाया गया। यहाँ वो सबसे पहले राइजा से मिला, जिसने उसे दुश्मन समझकर करीब करीब मार दिया था, अगर मोलोक ने दखल न दिया होता।
मोलोक ने पहचान लिया था कि उसमें कोई जादू नहीं है और वो दूसरी दुनिया से आया है। किमुरा की कहानी सुनकर मेविना को लगा कि शायद राइजा अब उसे दूसरे तरीके से निशाना बना रही है। बाहर राइजा किमुरा और मेविना की करीबी बातों से जल रही थी। ठीक होने के बाद किमुरा के दिमाग में एक पुराना सवाल वापस आया। जिस लोहे के गोलम से वे लड़े थे वो कैसे चलता था? उसे इंजन जैसी मशीनी आवाज याद आई, जादू की नहीं। ये जानने के लिए पूरा ग्रुप लेवल 10 पर वापस गया। एंट्री फीस देने और खजाने कम होने के बावजूद वे जवाब ढूंढने गए। वहां उन्हें गोलम के टुकड़े नहीं मिले, पर तभी एक अजीब चीज दौड़ती हुई आई। वो कोई राक्षस नहीं बल्कि किमुरा की दुनिया का एक ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर था। रोबोट उन्हें एक पत्थर की दीवार तक ले गया जहां किमुरा ने कुछ अजीब देखा। उसने पहचाना कि ये एक जादुई नकाब था जिसे साधारण जादू से पहचाना नहीं जा सकता था। मोलोक ने जादू से उसे हटाया तो दीवार के पीछे एक विशाल दरवाजा दिखा। दरवाजे के पीछे कालकोठरी का एक नया अनदेखा हिस्सा था। इस बड़ी खोज ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। इस नए इलाके का नाम किमुरा की सुरंग रखा गया जिसने इसे खोजा था। इस घटना ने एक नया खोज युग शुरू कर दिया। दूर दूर से एडवेंचर करने वाले आए जिससे राज्य में खुशहाली आई और किमुरा के ग्रुप को भी टैक्स का फायदा मिला। एक महान खोज युग की शुरुआत हो चुकी थी। राज्य के अंदर कालकोठरी के गेट पर बहुत भीड़ थी। लाफान को लगा कि किमुरा ने जगह खोजी पर फायदा राज्य ले रहा है, यह गलत है। राइजा ने समझाया कि कालकोठरी राज्य की है पर बदले में उन्हें अगले 10 साल के लिए फ्री एंट्री मिली जो उनकी खोज का सही इनाम था। जब वे अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे, राइजा ने महसूस किया कि किमुरा अभी भी उस वैक्यूम क्लीनर रोबोट के बारे में गहराई से सोच रहा था, जिस चीज ने उन्हें ये महान खोज कराई थी। राइजा के दिल में एक अजीब डर उठा। उसने सोचा कि क्या किमुरा अभी भी पुरानी दुनिया से जुड़ा हुआ है? क्या वो वापस जाना चाहता है? ये सोचकर उसका दिल भारी हो गया। उनकी बात एक घमंडी आवाज से कटी। एक सजा धजा नौजवान आया। उसने खुद को केन, राज्य का हीरो बताया। उसने किमुरा को नया रास्ता ढूंढने के लिए सरसरी तौर पर धन्यवाद दिया, पर तुरंत ही कहा कि रास्ता खोलने वाले और उस पर जीत हासिल करने वाले का काम अलग है। उसने ऐलान किया कि इस महान कालकोठरी का असली हीरो वो और उसकी सुंदर जादूगरनी राइची हैं। उसने खूब शेखी मारी और जल्दी से निकल गया। किमुरा का ग्रुप परेशान हो गया, मगर तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने खुद को मोंटी पुई बताया जो युवा हीरोज को सिखाने के लिए जिम्मेदार था। वो केन के बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगने आया। वो बहुत नर्म था और किमुरा के ग्रुप से मदद लेने की बात कर रहा था। जैसे ही किमुरा ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की, एक लड़की ने उसे रोक दिया। उसने चेतावनी दी कि वो आदमी हाथ में कुछ छुपा रहा है। सच में उसके पास एक जादुई रिंग थी जो लकवा मार सकती थी। जो लोग उससे पहले हाथ मिला चुके थे वे सब बेहोश होकर गिर गए। पोल खुलते ही वो आदमी भाग गया। तभी सबकी नजरें दूसरे एडवेंचर ग्रुप पर पड़ी जो कालकोठरी से लौटा था। उनके पास एक पौराणिक राक्षस चांदी के ड्रैगन का सिर था जिससे सब हैरान रह गए। राइजा ने सोचा कि वो एल्फ योद्धा बहुत ताकतवर है, शायद उसके बराबर या उससे भी ज्यादा। पर उसने ये भी कहा कि ड्रैगन को हराने वाले ग्रुप में एक बूढ़ा जादूगर और एक पूर्व सैनिक जैसा दिखने वाला आदमी सबसे ज्यादा ताकतवर है। उनका रौब जबरदस्त था जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था और उन्होंने इस प्रतिस्पर्धा के लिए एक नया मानक तय कर दिया। बाद में पता चला कि वो सबसे ताकतवर ग्रुप राजमहल से था। उन्हें राजा ने किसी चीज को ढूंढने के लिए भेजा था, इससे पहले कि कोई और उसे ढूंढ पाता। मगर जब वे कालकोठरी के कोने में बात कर रहे थे तो एक पर हमला हुआ। वह दुश्मन को पहचान भी नहीं पाया। वो एक किसुरुगी नाम का निंजा था। उसने पलक झपकते वार किए और दूसरे को भी तुरंत मार दिया। मारने के बाद किसुरुगी ने प्रेमाज नाम के आदमी को बुलाया। उसने लाशों को पूरी तरह से जला दिया ताकि उन्हें जिंदा न किया जा सके। पर मरने से ठीक पहले दोनों ने एक जादुई फरार का जादू चलाया और जलने से पहले टेलीपोर्ट होकर इलाज के लिए एक मंदिर में पहुंच गए। महल लौटकर उन्होंने राजा को अपनी हार बताई, पर राजा गुस्सा नहीं हुआ बल्कि कालकोठरी में जो हुआ उससे खुश हुआ। उसने खुद भी वहां जाने की सोची, भले ही इससे अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो सकती थी। उस ताकतवर ग्रुप की हार से सब हिल गए। महान कालकोठरी पर जीत की दौड़ अब एक नए अस्थिर दौर में आ गई थी। इधर किमुरा का ग्रुप परेशानी में था। एक राक्षस ने सांस छोड़ी और मोलोक सो गया। किमुरा, जो उसे मंत्र याद दिलाता था, बेकार हो गया। राइजा को उससे लड़ना पड़ा ताकि किमुरा मोलोक को जगा सके। मुश्किल हालात में दो एडवेंचर करने वाले उनकी मदद के लिए आए। उनमें एक कुल्हाड़ी लिए लड़की लिलिथा थी और एक उदास दिखने वाला हैंडसम लड़का भी था। उन्होंने राक्षस को जल्दी से हराया और किमुरा के ग्रुप को बचाया। पर उन्होंने तुरंत उस राक्षस के पास पड़े खजाने वाले बक्से पर हक जताया क्योंकि उन्होंने मदद की थी।
वी, जो चोर की स्किल रखता था, ने बक्से का ताला खोलना शुरू किया, पर वो फंस गया। किमुरा ने मदद करने की पेशकश की। लिलिथा ने किमुरा को हल्का समझा तो राइजा ने उसे किमुरा की ताकत के बारे में याद दिलाया। इस पर लाफान ने कहा कि किमुरा सिर्फ राइजा का है। वी जब किमुरा को ताला खोलते देख रहा था तो लिलिथा ने सोचा कि किमुरा वी की पसंद के लड़कों जैसा दिखता है, माइनस काली आंखें और छोटा चेहरा। किमुरा उस आदर्श पर पूरी तरह खरा उतर रहा था। जैसे ही किमुरा ने बक्सा खोला, उसने वी का दिल भी खोल दिया। वी ने तुरंत किमुरा के लिए पसंद दिखाई, जिससे लाफान को राइजा से कहना पड़ा कि उनका एक नया दुश्मन आ गया है। इसके कुछ देर बाद एक और घटना हुई। किमुरा ग्रुप से बिछड़ गया और अकेला घूमते हुए उसकी मुलाकात मैन पुई से हुई, जो हीरो ग्रुप का पादरी था और वो भी अकेला था। मैन पुई शक कर रहा था और दूर रहा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए जादू की दीवार खड़ी की और अकेले सूखे आलू खाने लगा। किमुरा के साथ बुरा व्यवहार होने पर भी वो दोस्ताना और ध्यान देने वाला बना रहा। उसने जिंदा लाशों से लड़ने के लिए लाफान के पवित्र जल को रखने के लिए चांदी की बोतलें बनाई। ये एक साधारण पर बहुत काम की खोज थी। उसने लाशों को सुरक्षित रखने वाले जादू से सैंडविच भी बनाए। ये अनोखा विचार उसकी रचनात्मकता दिखाता था। किमुरा ने खुशी से मैनपुई को सैंडविच दिया। इस दयालुता से मैनपुई परेशान और शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसके साथ पहले बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। उसने जहर के डर से मना कर दिया, पर मन ही मन जानता था कि वो गलत था। उसे लाइव स्ट्रीमिंग पर हुई अपनी आलोचना याद आई। मैनपुई को अकेलेपन और साथी नायकों द्वारा धमकाए जाने का दर्द याद आया। उसने सोचा कि अगर वो अच्छा व्यवहार चाहता है तो उसे दूसरों से अच्छा व्यवहार करना होगा, पर पुराने जख्मों के कारण वो बदल नहीं पा रहा था। तभी उनके ग्रुप आ गए। किमुरा को सुरक्षित देखकर उसका ग्रुप बहुत खुश हुआ। उन्होंने अपनी गहरी दोस्ती दिखाई। घमंडी हीरो केन भी मैनपुई को ढूंढने आया। उसने चिंता दिखाते हुए मैनपुई को अकेले जाने पर डांटा और उसे दोस्त कहा। ये एक हैरान करने वाला पल था, जो दिखाता था कि उस बनावटी हीरो ग्रुप में भी सच्चे रिश्ते थे। पर यह शांति जल्दी खत्म हो गई। किमुरा के ग्रुप और फ्लैनरो नाम की एल्फ योद्धा के ग्रुप के बीच एक खजाने के बक्से को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। कोई पीछे नहीं हटा, इसलिए उन्होंने द्वंद्व युद्ध का फैसला किया। दोनों तरफ के सबसे मजबूत योद्धा राइजा और फ्लैनरो लड़ेंगे। कालकोठरी में लड़ना मना था, इसलिए उन्होंने एक जादुई समझौता किया कि चाहे जो हो कोई बदला नहीं लेगा। लड़ाई शुरू हुई। किमुरा का अंदाजा सही था। फ्लैनरो की तेज रफ्तार थी। उसने राइजा के भारी कवच के जोड़ों पर लगातार वार किए, जिससे राइजा बैकफुट पर आ गई। पर यह किमुरा की योजना का हिस्सा था। सही समय पर राइजा ने किमुरा द्वारा लगाए गए एक खास मैकेनिज्म को चालू किया। उसका बाहरी भारी कवच खुल गया और अंदर से एक हल्का कवच निकला, जिससे उसकी रफ्तार अचानक बढ़ गई और उसने पलटकर हमला किया। पर जल्दबाजी में किमुरा से एक छोटी सी गलती हो गई। उसके डिजाइन से छाती का कवच भी खुल गया और राइजा शर्मिंदा करने वाले तरीके से नंगी हो गई। इस अजीब घटना से दोनों योद्धाओं का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने लड़ाई रोक दी, जिससे ये ड्रॉ हो गया। आखिरकार किमुरा ने बक्से का आधा हिस्सा फ्लैनरो के ग्रुप को बराबरी के तौर पर दे दिया। खोज जारी रही। किमुरा के ग्रुप को फिर से वो ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर मिला। रोबोट के बारे में जानने की उत्सुकता में किमुरा अकेले ही एक गुप्त रास्ते पर उसके पीछे चला गया और ग्रुप से बिछड़ गया। वहां उसने अपनी दुनिया की और भी कई चीजें देखीं, पर तभी किसुरुगी और उसके साथी ने उस पर हमला कर दिया। जब वो खतरे में था, राइजा उसे बचाने के लिए समय पर आ गई, मगर किसुरुगी के पास कोई खास स्किल थी। उसने राइजा की परछाई पर पैर रखकर उसे बांध दिया। तभी एक रहस्यमय बौना जादूगर जिबांगो आया और किसुरुगी पर हमला कर दिया, जबकि लाफान ने अपने रोशनी के जादू से अंधेरे में दुश्मन की जगह दिखा दी। जिबांगो ने फायदा उठाया और एक आग का मंत्र चलाकर किसुरुगी को जख्मी कर दिया और उसे भागने पर मजबूर किया। लड़ाई खत्म होने पर जिबांगो मोलोक से मिला और बताया कि वो पिछले 20 सालों से अपने गुरु को ढूंढ रहा था, पर मोलोक को अपनी भुलक्कड़ आदत के कारण याद ही नहीं था कि वो कौन है। उसने तो कहा कि वो सिर्फ औरतों को ही शिष्य बनाता है। दुखी जिबांगो ने बताया कि मोलोक की याददाश्त बहुत पहले चली गई थी। उसने खुलासा किया कि मोलोक वास्तव में दूर पूरब का एक मशहूर जादूगर था। 20 साल पहले वो एक वर्जित जादू की तलाश में निकल गया और गायब हो गया। 2 दशकों की तलाश के बाद जिबांगो को अपने गुरु इसी कालकोठरी के बाहर मिले थे। राइजा को याद आया कि 20 साल पहले ही वो मोलोक से मिली थी और वो हमेशा कहता था कि उसे अतीत का कुछ याद नहीं है। मोलोक ने कहा कि उसने झूठ नहीं बोला। मोलोक नाम और जादू के ज्ञान को छोड़कर उसे सच में कुछ याद नहीं था। इस पर लाफान ने मजाक उड़ाया कि अब तो उनकी जादू की स्किल भी कमजोर हो गई है। जिबांगो को अपने गुरु के प्रति उनके अनादर पर बुरा लगा। लाफान को ये बात और भी अविश्वसनीय लगी। जिबांगो ने एक और बड़ा राज खोला। मोलोक सिर्फ एक उपनाम था जो उसके गुरु औरतों को पटाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो बहुत आशिक मिजाज थे, जिस पर जिबांगो को अजीब तरह से गर्व था। आखिरकार
जिबांगो ने मोलोक का असली नाम महान जादूगर बोखेम बताया। जैसे ही उसने ये नाम लिया, किसुरुगी ने वापस आकर हमला कर दिया और जिबांगो को गिरा दिया। इस बार वो अपने साथ 2 ऊंचे दर्जे के शैतान भी लाया था। कहानी फिर किसुरुगी के अतीत में गई। राइजा की परछाई पर पैर रखने पर लगे श्राप के बाद वो एक सुंदर चुड़ैल रेवेनला के प्यार में पड़कर शैतानी दुनिया में खींचा गया। पर उनका प्यार एक दूसरे श्राप को तोड़ता था। अगर वो किसी से प्यार करती तो उम्र बढ़ने का रोकने वाला जादू खत्म हो जाता और जमा हुआ सारा समय एक साथ वापस आ जाता। नतीजा ये हुआ कि रेवेनला तेजी से बूढ़ी होने लगी और उसके पास कम समय बचा था। प्रिमार्स ने किसुरुगी को निराशा में बताया कि उसे बचाने का एकमात्र मौका एक समय को नियंत्रित करने वाले जादूगर की विरासत ढूंढना था, जो माना जाता था कि महान काल कोठरी में कहीं छिपी है। इसी ने किसुरुगी और उसके ग्रुप को काल कोठरी में आने के लिए मजबूर किया और इसीलिए वे मोलोक के ग्रुप पर हमला कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वे भी वही चीज ढूंढ रहे हैं। वर्तमान लड़ाई में लाफान ने तुरंत राइजा को किसुरुगी की परछाई बांधने वाली स्किल के बारे में चेतावनी दी, जबकि जिबांगो इलाज के बाद जिबांगो आगे भागा ताकि शैतानों के हमलों को रोक सके और मोलोक को हमला करने का समय मिल सके। पर शैतान बहुत ताकतवर थे। एक ने कहा कि उसे जटिल जादू की जरूरत नहीं है और उसने जबरदस्त वार किया। खतरे में किमुरा ने मोलोक से और बड़ा जादू इस्तेमाल करने को कहा। मोलोक ने कहा कि वो 7 बिजली देवता 7 लाइटनिंग गॉड्स का मंत्र चलाएगा और किमुरा को वो पूरा जटिल मंत्र याद था। किमुरा की मदद से मोलोक ने अपना एक सबसे ताकतवर जादू चलाया। 7 बिजली देवता को बुलाकर दुश्मनों पर हमला किया, जिससे उन्हें थोड़ा समय मिल गया। पर जैसे ही सबको लगा कि वे जीत गए, दोनों शैतान एक हो गए और एक पल में किमुरा का सिर पकड़ लिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो ही ग्रुप की जान था। उन्होंने बिना देर किए किमुरा का सिर कुचल दिया, पर खुशकिस्मती से वो किमुरा का डुप्लीकेट था। वी और लिलिथा की स्किल से वे ठीक समय पर किमुरा को बचाने आ गए थे। वी ने बताया कि लिलिथा ने चिंता में जादू से उनकी जगह ढूंढ ली थी। किसुरुगी ने शैतानों को हमला जारी रखने का आदेश दिया। राइजा ने सबसे ताकतवर शैतान का सामना किया। जब वो हारने वाली थी तो फ्लैनरो और उसका ग्रुप भी लड़ाई में आ गया। इतना ही नहीं, हीरो केन और मैनपुई के साथ जादूगरनी राइची का ग्रुप भी वहां आ पहुंचा। मैनपुई ने बताया कि किमुरा के ग्रुप को इतना गहराई में देखकर सबको लगा कि यहां कोई बड़ा खजाना है और वे सब उनके पीछे आ गए थे। इतने सारे मजबूत एडवेंचर करने वालों को देखकर किसुरुगी और उसका ग्रुप समझ गया कि वे संख्या में नहीं जीत सकते। फ्लैनरो के ग्रुप की सदस्य निनिया ने सुझाव दिया कि वे संयुक्त जादू कंबाइंड मैजिक का इस्तेमाल करके शैतानों और उनके पीछे वालों को पूरी तरह खत्म कर दें। लाफान और निनिया ने मिलकर एक ऊंचे दर्जे का शैतान निष्कासन जादू चलाया। एक दिव्य प्रकाश बना जो हर बुराई को खत्म करने के लिए तैयार था। उसी पल किसुरुगी ने बिना हिचकिचाए एक शैतान को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया, जो अंधेरी दुनिया में उसका दोस्त था। दिव्य प्रकाश उससे टकराया और उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, क्योंकि वो खुद भी एक बुराई से जुड़ा हुआ था। सब इस हरकत से हैरान थे। वे समझ नहीं पाए कि एक हत्यारा एक शैतान को बचाने के लिए जान जोखिम में क्यों डालेगा। किमुरा ने सबसे पहले कहा कि लड़ाई खत्म हो गई है और उन्हें रुक जाना चाहिए, पर एल्फ योद्धा ने कड़ा विरोध किया। उसने कहा कि किसुरुगी के ग्रुप पर हमला करने और कई एडवेंचर करने वालों को मारने का शक है और वे उन्हें भागने नहीं दे सकते। निराशा में प्रिमाज ने आखिरी रास्ता चुना। उसने लेवल 8 के नरक देवता को बुलाने का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जो एक बहुत खतरनाक जादू था। उसने खुलासा किया कि इस जादू को चलाने के लिए उसे अपनी काली परी के पंख कुर्बान करने होंगे, जिसमें उसकी बहुत सारी जादुई शक्ति थी। उसने किसुरुगी से अपने पंख काटने को कहा, पर वो हिचकिचाया। उसकी प्रिमाज से गहरी दोस्ती उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। जब वे जूझ रहे थे, किसुरुगी के ग्रुप के दूसरे सदस्य आगे दौड़े, अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे ताकि उन्हें समय मिल सके। आखिरकार प्रिमाज और इंतजार नहीं कर सकी। उसने किसुरुगी के कुनाई को मन की शक्ति से इस्तेमाल किया और अपने पंख खुद काट दिए, जिससे एक विशाल भयानक जादुई शक्ति निकली। प्रिमाज का अतीत सामने आया। वो दुर्लभ काली क्रिस्टल परी जाति की थी और एडवेंचर करने वाले हमेशा उसका शिकार करते थे। इसी वजह से वो उनसे नफरत करती थी और खुद को कम आकर्षक बनाने के लिए मोटा हो गई थी, पर इससे वो धीमी और कमजोर हो गई थी। एक बार रेवेनला ने उसे बचाया था। वे जल्दी ही गहरी दोस्त बन गईं, अकेलेपन का दर्द साझा किया। उसी दोस्ती के कर्ज के लिए प्रिमाज रेवेनला को बचाने के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार थी। जब वो भयानक जादुई शक्ति निकली तो वो एक विशाल स्तंभ बन गई। एक शक्तिशाली नरक देवता को बुलाया गया, जो सब कुछ तबाह करने को तैयार था। फ्लैनरो सबसे पहले शिकार हुआ। वो गोले दागने लगा, जिससे सबको बचाव करना पड़ा। किमुरा ने मोलोक से लेवल 7 के बिजली के जादू से हमला करने को कहा, पर हमला होने पर भी स्तंभ अछूता रहा और मजबूत हो गया। वो लगातार गोले दागता रहा। उन्होंने आंखों को निशाना बनाया,
पर वो समय पर बंद कर लेता था। इस मोड़ पर किमुरा ने मोलोक से समय रोकने टाइम स्टॉप वाला जादू इस्तेमाल करने को कहा। उसने ये जादू बंद किताब में ध्यान से देखा था। उसे ये भी लगा कि शायद मोलोक ही था जिसने पागलपन में उसे इस दुनिया में बुलाया था। कहानी मोलोक के अतीत में गई। जवानी में उसकी एक बेटी थी और वे बहुत करीब थे, पर मोलोक जादूगर बनने को ज्यादा अहमियत देता था। वो रात दिन पढ़ाई करता और अपनी पत्नी और बेटी को भूल गया। एक बार जब उसकी बेटी बीमार हुई तो पत्नी ने उसे एक दिन घर पर रहने को कहा, पर मोलोक ने मना कर दिया क्योंकि उसकी अगली परीक्षा थी। यही मोलोक की सबसे बड़ी गलती थी। जब वो सर्टिफिकेट लेकर लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बेटी तेज बुखार से मर चुकी थी। उसकी पत्नी उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, पर उनके पास पैसे नहीं थे। बेटी को मरे इतना समय हो चुका था कि चर्च भी उसे जिंदा नहीं कर सकता था। बेटी की मौत से मोलोक को गहरा दुख हुआ। उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई। वो पागल होकर चीजें तोड़ने लगे। तभी एक किताब में उन्हें समय को नियंत्रित करने वाली चीज का जिक्र मिला जो राज्य की महान कालकोठरी में थी। बेटी को बचाने की चाह में मोलोक अकेले ही कालकोठरी गए। दशकों बाद मोलोक को एक जगह मिली जहां धरती की चीजें थीं। वहां उन्हें समय रोकने और दूसरी दुनिया से जोड़ने के कुछ जादुई तार मिले, पर समय को पीछे करने वाला कुछ नहीं मिला। तभी एक रहस्यमय आदमी आया। मोलोक ने पहचान लिया कि वो इन जादुई चीजों को बनाने वाला है। उन्होंने उससे समय उलटने का जादू मांगा। उस आदमी ने शर्त रखी कि अगर मोलोक उसे हरा दे तो वो जादू देगा। मोलोक तुरंत तैयार हो गए। वो आदमी इंसान की समझ से परे था। मोलोक ने सीधे लेवल 10 के बिजली के हमले से शुरुआत की। दोनों के ताकतवर जादू टकराए और एक विस्फोट हुआ। धुआं हटने पर दोनों बुरी तरह जख्मी थे। सफेद कपड़े वाले आदमी ने मोलोक की तारीफ की कि उन्होंने उसे इस दुनिया से जाने से पहले मजा दिया। इनाम के तौर पर उसने समय उलटने का जादू देने के बजाय मोलोक की बेटी की दर्द भरी यादें मिटा दी ताकि वो दुख याद न रख सकें। और उसने मोलोक को एक नया जीवन शुरू करने के लिए मोलोक नाम दिया। वर्तमान में वापस सबका कवच टूटने वाला था। मोलोक को किमुरा को यहां बुलाने का काम याद नहीं था, पर वो उसे मुश्किल में डालने के लिए दुखी थे। किमुरा ने कहा, कोई बात नहीं, और उन्हें लड़ाई पर ध्यान देने को कहा। राइजा ने सबको बचाव करने को कहा ताकि आंखें खुली रहें और मोलोक समय रोकने का जादू चला सकें, जिसके बाद वे सब मिलकर आंखों पर हमला करेंगे। सबने पूरी ताकत से बचाव और हमला किया। राक्षस को कुछ शक हुआ तो उसने जोरदार हमला किया। किमुरा और मोलोक ने संभलकर हमला किया और मंत्र पढ़ा। काफी देर बाद समय रोकने का जादू चल गया। मोलोक को छोड़कर सब रुक गए। इस बार उनकी पुरानी भुलक्कड़ आदत काम कर गई। उन्हें याद नहीं रहा कि आगे क्या करना है। ये जादू आम जादूगर को 1 घंटा देता, पर मोलोक जैसे महान जादूगर को 100 घंटे मिले। वो बीच में खड़े थे और भूल गए कि क्या करना है। पर किमुरा ने ये सोच रखा था। लड़ाई से पहले उसने अपनी दुनिया के पेन से मोलोक की हथेली पर जरूरी निर्देश लिख दिए थे। उस पर साफ लिखा था, जादू से आंख पर हमला करो। जब मोलोक ने यह पढ़ा तो उनकी पुरानी यादें जाग गईं। न सिर्फ योजना की, बल्कि अपने साथियों के लिए गहरे प्यार की भी। उन्हें लगा कि किमुरा, लाफान और राइजा उनकी बेटी की तरह हैं और वो इस परिवार को बचाएंगे। मोलोक की ताकत फट पड़ी। उन्होंने एक गुप्त कला से अपनी जादू की ताकत सीमा तक बढ़ा ली। फिर उन्होंने एक आम लेवल 3 का जादू, अति गर्म आग का गोला चलाया, पर बढ़ी हुई ताकत के कारण वो 7 बिजली देवता से भी ज्यादा ताकतवर था। जैसे ही वो जादू छोड़ने वाले थे, उन्होंने किसुरुगी और उसके साथियों की यादें देख लीं। उन्हें उनके कामों के पीछे प्यार, वफादारी और प्रायश्चित दिखा। सच्चाई जानने के बाद मोलोक उन्हें मार नहीं पाए। उन्होंने एक अलग योजना बनाई। उन्होंने अपनी जादू की शक्ति को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा नरक देवता पर हमला करने के लिए, जो उसे नष्ट करने के लिए काफी था, पर आसपास के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और दूसरा हिस्सा बुलावे के जादू को खत्म करने के लिए, साथ ही उस ताकत को खुद के अंदर खींच लिया। नरक देवता नष्ट हो गया, पर इसका खामियाजा मोलोक को भुगतना पड़ा। उनके हाथ पर जादू की उल्टी प्रतिक्रिया हुई और वो उड़ गया। उन्होंने दुश्मनों समेत सबको बचाने के लिए अपने शरीर का एक हिस्सा कुर्बान कर दिया। लड़ाई के बाद शांति छा गई और मुश्किल फैसले लेने का समय आया। मोलोक के हाथ को जोड़ा जा सकता था, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले प्रिमास के पंख ढूंढकर जोड़े जाएं। उन्होंने समझाया कि वे उनकी यादें देख चुके हैं, इसलिए वे अब दुश्मन नहीं हैं। मोलोक के इस बलिदान ने सबको, खासकर राइजा को छू लिया, पर वो उनकी लापरवाही पर थोड़ी गुस्सा भी हुई। किमुरा ने तुरंत प्रिमास के पंख ढूंढ निकाले। लाफान वी की जादू की मदद से पंखों को जोड़ने के लिए तैयार हुई, पर प्रिमास, जिसे इंसानों से गहरा दर्द मिला था, ने अहंकार से मदद लेने से मना कर दिया।
तभी किसुरुगी ने साफ मान लिया कि उसने हमला किया और शायद पड़ोसी राज्य के पवित्र नाइट और जादूगर को मार भी दिया। उसने फांसी स्वीकार की, पर बस ये गुजारिश की कि उसके शैतानी दोस्त और प्रिमास को छोड़ दिया जाए। उसने पुष्टि भी की कि वे जिस समय नियंत्रण वाले जादूगर को ढूंढ रहे थे वो मोलोक ही थे, जिनका असली नाम बोखेम था, जो पूरब में मशहूर था। मगर लाफान और मैनपुई से हाथ ठीक करवाने के बाद मोलोक ने ये बात झुठला दी। उन्होंने कहा कि उनके पास समय उलटने का जादू नहीं, बस उसे थोड़ी देर रोकने का जादू है। उन्होंने कहा कि असली समय वाला जादूगर कोई और ही रहस्यमय आदमी था, जो उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर था और जिसने शायद दूसरी दुनिया से चीजें यहां बुलाई थीं। पर वो आदमी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। तभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी कि वे ही जादूगर और पवित्र नाइट दिखाई दिए। उन्होंने बड़ी बेदर्दी से किसुरुगी को मारने के लिए हमला किया, पर एक शैतान बीच में आया और खुद पर हमला ले लिया। दूसरा शैतान भी दोनों को बचाने के लिए सामने आया। तभी पवित्र नाइट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। वो असल में पूर्व राक्षस राजा था, जिससे सब हैरान रह गए। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वे दोनों शैतान उसके पोते थे। तीनों ने एक दूसरे को खुशी से पहचाना। पता चला कि पूर्व राक्षस राजा इंसानों से हारने के बाद एक राजा के पास पवित्र नाइट बन गया था। दोनों शैतान भी किसुरुगी से हार गए थे, इसलिए वे उसके साथ आए थे। किसुरुगी ने अपने यहाँ आने की वजह बताई, पर मोलोक ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो जादूगर अब किस दुनिया में है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तब पूर्व राक्षस राजा के साथ आए प्रधानमंत्री ने एक छोटी सी किरण दिखाई। उन्होंने बताया कि उनका दोस्त एक जादूगर नाइट कायाकल्प रिजुवेनेशन जादू कर सकता है, जो सिर्फ किस्सों में सुना जाता है, पर इसकी बहुत बड़ी कीमत थी। उस व्यक्ति की जिंदगी जिसका कायाकल्प होने वाले से गहरा रिश्ता था। किसुरुगी ने बिना सोचे अपनी प्रेमिका रेवेनला को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने की पेशकश की, भले ही उसके शैतानी दोस्त जोरदार विरोध कर रहे थे। ये एक बेहद मुश्किल फैसला था, पर बातचीत के बाद प्रधानमंत्री, पूर्व राक्षस राजा और बाकी सबने सहमत होकर इसे किसुरुगी के पापों के प्रायश्चित का सबसे अच्छा तरीका माना। किमुरा से जब आखिरी राय पूछी गई तो उसे वो पल याद आया जब किसुरुगी ने उसे मारने की कोशिश की थी, पर उसे किसुरुगी की किसी और के लिए कुछ करने की इच्छा भी समझ आई, जो उसने खुद भी महसूस किया था। उसने हाँ कह दी। सबकी सहमति से मोलोक और लाफान ने एक खास जादू किया, जिससे किसुरुगी के शैतानी दोस्त शैतानी दुनिया में वापस जा सकें। किसुरुगी अंधेरी दुनिया का वो हत्यारा और किमुरा दूसरी दुनिया का वो मरम्मत करने वाला जिसे यहाँ काम आने की कोशिश करनी पड़ी, के बीच एक छोटी सी बात हुई। किसुरुगी ने माना कि कमजोर दिखने वाला किमुरा ही पूरे ग्रुप का केंद्र था और अगर वो ना होता तो शायद वे जीत जाते। उसने किमुरा से उसकी असली पहचान पूछी। किमुरा ने बस इतना कहा कि वो एक कई काम करने वाला मरम्मत करने वाला है। इसके बाद किसुरुगी प्रधानमंत्री के साथ चला गया। बाकी एडवेंचर ग्रुप ने खजाने की जगह की खोज शुरू की, जहां दूसरी दुनिया से आई ढेर सारी कीमती चीजें थीं। बाद में शाही जादूगरों ने उन सब चीजों को शोध के लिए जब्त कर लिया। किमुरा को जब्त हुई चीजों का अफसोस नहीं था, पर उस वैक्यूम क्लीनर रोबोट के गायब होने का दुख था। बाकी एडवेंचर ग्रुप को अलविदा कहने के बाद राइजा ने एक अहम सवाल पूछा। उसने जानना चाहा कि क्या मोलोक ने गलती से किमुरा को इस दुनिया में बुलाया था। मोलोक ने सोचने के बाद स्वीकार किया। उन्होंने माना कि उस सुबह वो किमुरा को बुलाने की नहीं, बल्कि किसी बहुत जरूरी व्यक्ति को ढूंढने के लिए दुनिया के बीच का टेलीपोर्ट जादू करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे वो भूल चुके थे। पर वो जादू फेल हो गया और गलती से किमुरा को ठीक उसी वक्त यहाँ खींच लाया जब उसे उसकी दुनिया में एक बड़ा ट्रक टक्कर मारने वाला था। इस सच्चाई से एक नई संभावना खुल गई। अगर मोलोक उस जादू को दोबारा कर पाते तो वो किमुरा को वापस भेज सकते थे, पर इसका मतलब ये भी था कि किमुरा को उस समय मौत का सामना करना पड़ता। राइजा ने इसका सबसे पहले विरोध किया। वो अपने प्यार को दूर जाते नहीं देख सकती थी और दौड़कर दुकान से बाहर चली गई। किमुरा जल्दी से उसके पीछे गया। एक दुर्लभ शांति के पल में सिर्फ बस वे दो लोग थे। राइजा ने किमुरा से पूछा कि क्या वो सच में वापस जाना चाहता है। किमुरा ने माना कि उसे अपने परिवार की थोड़ी याद आती है, पर उस दुनिया में किसी को उसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ खासकर राइजा को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने सीधे पूछा कि क्या उसे उसकी जरूरत है। जैसे ही राइजा अपना प्यार बताने वाली थी, एक कवच वाला सांप अचानक राइजा पर हमला किया। राइजा ने बिना हथियार के खुद को आगे कर दिया और किमुरा को बचाया। उसे हल्का सा खरोंच लगी, पर सांप का जहर गंभीर हो सकता था। उस पल राइजा ने आखिरी बार अपना प्यार कबूल किया। उसने कहा कि इस दुनिया में और उसकी पुरानी दुनिया के सभी लोगों से ज्यादा उसे उसकी जरूरत है। सांप को मारने के बाद किमुरा, जिसे अब इस दुनिया की समझ थी, ने तुरंत राइजा का जहर एंटीडोट और जादुई दवा से ठीक किया। फिर उसने कहा कि वो यही रहना चाहता है उस इंसान के साथ जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा लगा जैसे उनका एडवेंचर हमेशा की तरह चलता रहेगा। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। मोलोक को भी सांप ने काट लिया था और वे बच नहीं पाए।
अगले 4 दिन ग्रुप ने कालकोठरी में खोज जारी रखी, ये सोचकर कि मोलोक सराय में आराम कर रहे हैं। पर लौटने पर उन्हें बुरी खबर मिली। वो प्यारे भुलक्कड़ जादूगर जो किमुरा को यहाँ लाए थे 3 दिन पहले ही शांत हो चुके थे। अंधेरी शैतानी दुनिया में शैतानी रईसों का एक शिकारी कुत्ता रहता था। वो जन्मजात शिकारी था जो हर तरह के राक्षस, देवता और ताकतवर ड्रैगन को मार सकता था। पर एक दिन उसे इंसानी दुनिया की एक भटकी हुई भेड़िया लड़की मिली और शिकारी कुत्ते का दिल पिघल गया। वे दोनों एक खूबसूरत पर मुश्किल रिश्ते में बंध गए, तब तक जब तक उसके क्रूर मालिक ने उस सुंदर भेड़िया लड़की को मारकर सजाने का आदेश नहीं दिया। इस भयानक आदेश पर शिकारी कुत्ते ने साहसी फैसला लिया। उसने अपनी प्रेमिका को इंसानी दुनिया में भागने में मदद की। इस खूनी भागने में भेड़िया लड़की को गंभीर चोट लगी और वो मर गई, पर उसने उसे आखिरी तोहफा दिया, दोनों नस्लों का एक बच्चा। दुख और निराशा में वो अकेला पिता बच्चे को पालने लगा। उसने बच्चे को इंसानी दुनिया में खुद जीना सिखाया। उसे लगा कि वो आजाद है, पर उसे नहीं पता था कि उसके मालिक ने चुपके से उस पर एक बंधन का जादू डाल दिया था और एक अदृश्य जंजीर दूर से उसे नियंत्रित कर रही थी। अकेले पिता की कहानी वहीं रुकी। किमुरा के ग्रुप के लिए मोलोक की मौत बड़ा सदमा थी। सराय के मालिक ने बताया कि उनकी लाश को सड़ने से बचाने के लिए गोदाम में रखा गया था, पर एक आवारा कुत्ते ने उसका एक हिस्सा खा लिया। इससे मोलोक को दोबारा जिंदा करना मुश्किल हो गया, क्योंकि इस जादू के लिए लाश का पूरा होना जरूरी था। राइजा को सबसे ज्यादा दर्द हुआ। भले ही वो मोलोक से लड़ती थी, पर दिल से उन्हें पिता मानती थी। उन्हें हमेशा के लिए खोने के डर से वो रो पड़ी। पर किमुरा ने सबको हिम्मत दी कि हार नहीं माननी चाहिए। उसने कहा कि जब तक छोटी सी उम्मीद भी है, उन्हें सब कुछ करना चाहिए। उसकी बातों से ग्रुप में नई जान आई। उन्होंने मोलोक की कब्र खोदने और लाश को सुरक्षित करने का फैसला किया ताकि कोई हल ढूंढ सके। पर जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो मोलोक जिंदा हो चुके थे, पर इंसान नहीं। वो एक जिंदा लाश बन चुके थे। उनकी याददाश्त जा चुकी थी और वो अपने दोस्तों पर हमला करने लगे। लड़ाई में किमुरा ने पवित्र जल से राइजा के हथियार को पवित्र किया, पर यह काम नहीं आया। तभी एक बिजली का गोला आया और उस जिंदा लाश को मार दिया। फिर एक पहचानी हुई आवाज दूसरी तरफ से आई। वो असली जिंदा मोलोक थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने पुनर्जीवन समझौते पर दस्तखत किए थे, जो मौत के एक दिन बाद खुद ही जिंदा कर देता है। पर जादू में कुछ गड़बड़ी हुई। वो बार बार इंसान से कंकाल बन रहे थे, और इससे भी भयानक, उन्हें पता चला कि उनका एक बहुत जरूरी अंग गायब है, जिसे उस आवारा कुत्ते ने खा लिया था। इसी कमी के कारण उनका पुनर्जीवन पूरा नहीं हो पाया, जिससे एक चिंताजनक स्थिति बन गई। जब ग्रुप परेशान था तो मोलोक के वफादार शिष्य ज़िबांगो ने एक हल बताया। उन्होंने मैगीपीडिया, जादू का ज्ञान कोश से बताया कि अगर पुनर्जीवन अंग की कमी से विफल हो जाए तो उन्हें बस वो अंग वापस ढूंढना है। उन्होंने कहा कि मोलोक जैसे ताकतवर जादूगर की जादुई ऊर्जा उस कुत्ते के अंदर अभी भी होगी जिसने उसे खाया। इसलिए अगर वे उस कुत्ते को ढूंढकर जादुई ऊर्जा निकाल लें तो मोलोक पूरी तरह जिंदा हो सकते हैं। इस तरह एक नई खोज शुरू हुई, मोलोक का कीमती अंग खाने वाले आवारा कुत्ते को ढूंढना। पर यह आसान नहीं था, क्योंकि मोलोक की अपनी ताकतवर जादुई ऊर्जा ही ज़िबांगो और लाफान के जादू को भटका रही थी। खुशकिस्मती से किमुरा, जिसे पुरानी दुनिया में खोए हुए पालतू जानवरों को ढूंढने का अनुभव था, ने एक व्यावहारिक हल निकाला। उसने कुत्ते के पहचान चिन्ह, माथे पर क्रॉस के निशान का पोस्टर बनाया। और तभी अचानक ही फ्लैनरो ने शराबखाने में दिए गए एक राक्षस मारने के काम से उस कुत्ते को पहचान लिया। उन्हें पता चला कि वो कब्रिस्तान के पास शहर के पश्चिम में लोगों पर हमला कर रहा था। बिना देर किए किमुरा का ग्रुप, ज़िबांगो और फिर फ्लैनरो का ग्रुप भी वहां पहुंच गया। शैतानी दुनिया से आया वो शिकारी कुत्ता वुल्फ डॉग बहुत सारी जादुई ऊर्जा खाने के बाद अनियंत्रित हो गया था। वो हिंसक और ताकतवर बन गया था, पर उसने अपनी समझ खो दी थी और एक असली राक्षस बन गया था। जब किमुरा का ग्रुप उसे मिला तो टक्कर जरूरी थी, पर यह सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि एक पारिवारिक त्रासदी थी। मोलोक ने किमुरा को अकेले में एक राज बताया था। राइजा, जिसे उन्होंने गोद लिया था, का भेड़ियों से गहरा नाता था। वो कई सालों तक एक भेड़िया शावक के साथ रही थी। इस कहानी से पता चला कि शायद जिस शिकारी कुत्ते का वे सामना कर रहे थे वो पुरानी भेड़िया लड़की का बेटा था और राइजा के दफन किए गए अतीत का हिस्सा था। मोलोक अपनी कमजोरी को महसूस करते हुए ने किमुरा से एक अंतिम इच्छा जताई। उन्होंने किमुरा से अपनी प्यारी बेटी राइजा का ध्यान रखने को कहा, जैसे एक पिता आखिरी बार संभाल रहा हो। उधर वो भेड़िया कुत्ता बेकाबू हो चुका था। उसने मोलोक को देखा और सोचा कि ये बूढ़ा आदमी अपनी जादुई शक्ति वापस लेने आया है, इसलिए उसने उन्हें मारने का फैसला किया। मोलोक और किमुरा की बात चल रही थी। किमुरा ने शर्माते हुए कहा कि वह राइजा की भावनाओं के बारे में पक्का नहीं है, इसलिए झूठे वादे नहीं कर सकता। पर किमुरा को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि राइजा उसे पसंद करती है। मोलोक ने जोर नहीं दिया,
कहा कि अगर वो नहीं चाहेगा तो वो किसी और को ढूंढ लेंगे। थोड़ा सोचने के बाद और पुरानी मीठी बातों को याद करके किमुरा ने फैसला लिया। उसने मोलोक को ससुर कहकर बुलाया और उनकी बेटी को संभालने की इच्छा जताई। मोलोक ये सुनकर खुशी से रो पड़े। उन्होंने किमुरा से जल्दी राइजा से प्यार का इजहार करने को कहा, कहीं कोई दूसरा उसे ले न जाए। इससे पहले कि दोनों पिता दामाद खुश हो पाते, वो भेड़िया कुत्ता कर्जदार की तरह आया। उसने मोलोक का बचा हुआ हाथ छीन लिया और फिर बिना भौंके किमुरा पर हमला किया। चीख सुनकर राइजा और लाफान दौड़ी आईं। उन्होंने भयानक मंजर देखा। मोलोक शांत थे और किमुरा के पेट पर चोट लगी थी। भेड़िया कुत्ता गुर्रा रहा था। राइजा ने तुरंत लाफान को अपने पति किमुरा का इलाज करने को कहा और कहा कि मोलोक तो वैसे भी मर चुके हैं, उन्हें बाद में जिंदा कर दिया जाएगा। ये कहकर वो कुत्ते पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ी। कुत्ते ने झपट्टा मारा, जिसे राइजा ने हाथ से रोका। उसने बाएं हाथ से चाकू निकाला और उसे मारने की तैयारी की, पर तभी कुत्ते के पेट से एक राक्षस निकला जिसने अचानक हमला कर दिया। राइजा के हाथ पर गंभीर चोट आई, पर वो हार मानने को तैयार नहीं थी। जब कुत्ते ने फिर से हमला किया तो राइजा घूमकर अपनी बड़ी तलवार से कुत्ते की गर्दन पर वार करने में सफल हुई। जब वो मरने वाला था तो भेड़िया शावक अपने पिता को बचाने आया। उसकी कमजोर भौंक सुनकर भेड़िया पिता होश में आया और मान गया कि वो हार गया है। उसने राइजा से अपने बेटे को माफ करने की भीख मांगी। राइजा ने हां कहा और वार करने वाली थी कि अचानक नरक से एक प्राणी ने भेड़िया पिता पर हमला कर दिया। उसने उसे 7 व्यंजनों के लिए जमीन में घसीटना चाहा, पर किमुरा ने रोका। उन्हें मोलोक को जिंदा करने के लिए वो कुत्ता चाहिए था। लाफान ने राइजा का हाथ ठीक किया और तलवार पर जादू भरा। वो शैतान भी उनके साथ लड़ने के लिए रुक गया। उसने लेवल 7 बिजली का मंत्र चलाया। राइजा ने हमला किया, ये सोचकर कि वो मंत्र पूरा होने से पहले उसे मार देगी, पर शैतान बहुत तेजी से बोलता था। राइजा हैरान रह गई। शैतान ने मंत्र पूरा किया और हमला किया। खुशकिस्मती से लाफान ने सिक्कों से एक सुरक्षा घेरा बनाया, जिससे राइजा बच गई। इस मौके का फायदा उठाकर राइजा ने आसानी से शैतान को छुरा मार दिया। पर यह सिर्फ पहला चरण था। शैतान के अंदर से एक और शैतान निकला। किसी को तैयार होने का मौका न देकर उसने अचानक हमला किया और किमुरा को बचाने के लिए लाफान को गंभीर चोट पहुंचाई। राइजा ने हालात देखकर समझा कि ये दुश्मन स्तंभ जितना ही ताकतवर है और वो अकेले नहीं जीत सकती। उसने किमुरा को लाफान को लेकर शहर भागने को कहा और वो अकेले उसे रोकेगी। किमुरा ने उसकी बात मानी और लाफान को लेकर भाग गया। वो कुत्ते की लाश के पास गया ताकि मोलोक को पुनर्जीवित कर सके, पर जब उसने देखा कि भेड़िया शावक अपने पिता को पूरी दृढ़ता से बचा रहा है तो वो राइजा को छोड़ना नहीं चाहता था। उसे कुछ करना था। जब शैतान ने राइजा को बांध दिया और वो मरने ही वाली थी, तभी किमुरा आ गया। उसने अपनी अपग्रेडेड कैंची से बंधन को काट दिया और शैतान पर पवित्र जल फेंका। शैतान दर्द से छटपटाया। राइजा ने छूटकर उसे बीच से फाड़ दिया। लगा कि खत्म हो गया, पर शैतान ने फिर जादू चलाया और राइजा को जमाने लगा। किमुरा ने धक्का दिया और खुद जम गया। राइजा ने कमजोर विरोध जारी रखा। कुछ वार झेलने के बाद वो पूरी तरह थक गई थी। फिर भी वो किमुरा को बचाने के लिए खड़ी रही। ठीक उसी पल शैतान का सिर 2 हिस्सों में कट गया। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि मोलोक ने किया था। किमुरा ने सही समय पर मोलोक की लाश और भेड़िया पिता की लाश को वहां रखा था, जिससे मोलोक उसकी शक्ति खींचकर जिंदा हो सके। मोलोक वापस आ गए थे और पहले से ज्यादा ताकतवर थे। उन्हें अब मंत्र याद रखने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी। उन्होंने ऊंचे दर्जे का 8 दिशा पत्थर तलवार का जादू चलाया और शैतान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सब उनकी वापसी से खुश थे, पर वे एक चीज देखकर हैरान थे, मोलोक के भेड़िया जैसे कान। मोलोक ने समझाया कि उन्होंने भेड़िया पिता से वादा किया था कि वो उसके बच्चे को बचाएंगे, इसलिए शायद भेड़िया पिता ने अपनी जीवन शक्ति उन्हें दे दी। अब वह उस भेड़िया शावक को गोद लेंगे। मोलोक के शिष्य जिबांगो ने समझाया कि वो इसलिए नहीं आ सका क्योंकि वो जिंदा लाशों के झुंड में फंस गया था। उसने आग के तूफान से हमला किया, पर वे कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे थे। शुक्र है एल्फ ग्रुप मदद के लिए आ गया। इधर किमुरा का ग्रुप जब मोलोक शावक को उठाने वाले थे, तभी उन्हें सीधे दिल पर हमला हुआ। वो शैतान मरा नहीं था और वापस खड़ा हो गया। इस वार से मोलोक की शक्ति जागी। वो जवान होकर और भी ताकतवर हो गए। शैतान पागल होकर दौड़ा। मोलोक ने आराम से एक विशाल गोलम बुलाया। शैतान ने उसे आसानी से काट दिया। मोलोक ने कहा कि वो बस मजाक कर रहे थे और उन्होंने गोलम के टुकड़ों को शैतान पर नियंत्रित करके ताबड़तोड़ वार किए। एक इंसान से हार न मानते हुए शैतान ने खुद को ठीक किया और मोलोक से आखिरी लड़ाई के लिए आया, पर उसका सामना जवान मोलोक से था। जब वो बूढ़े मोलोक को नहीं हरा पाया
तो अब क्या करता? मोलोक ने शैतान को जकड़ लिया, फिर दिव्य स्वर्ग विनाश, डिवाइन हेवनली डिस्ट्रक्शन, जादू से एक उल्कापिंड बुलाकर उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। फिर भी शैतान अविश्वसनीय रूप से जिंदा था। थके हुए मोलोक ने अष्ट दिशा तलवार 8 ट्राइग्राम स्वॉर्ड से हमला करने की सोची, पर तभी उनकी जादू की शक्ति खत्म हो गई। वो बूढ़े हो गए और अपनी भुलक्कड़ बीमारी से सारे जादू फिर भूल गए। मौके का फायदा उठाकर शैतान ने मारने के लिए वार किया। किमुरा ने कहा, नहीं। उसने राइजा की तलवार से शैतान का हाथ काट दिया। फिर उसने मोलोक को याद दिलाया कि शुद्धिकरण जादू करें। मोलोक ने पूरी तरह से शैतान को खत्म कर दिया। राइजा खुशी से किमुरा के गले लग गई। जैसे ही वे चूमने वाले थे, शैतान का बचा हुआ मुंह उन्हें काटने की कोशिश करने लगा। तभी भेड़िया शावक ने आकर उसे निपटा दिया। लाफान ने तसल्ली के लिए पूरे इलाके को शुद्ध करने को कहा। एल्फ ग्रुप का काम भी खत्म हो गया था, तो वे मोलोक की मदद करने आए। मोलोक को सारी लड़कियां याद थीं, पर शिष्य को फिर भूल गए। अब बात भेड़िया शावक की थी। मोलोक ने कहा कि वह उसे शैतानी दुनिया में वापस भेजेंगे, क्योंकि भेड़िया पिता का खून होने के कारण वो इंसानी हवा में जिंदा नहीं रह पाएगा। पर उन्हें एक बेहतर तरीका याद आया। उन्होंने किमुरा को अपना वादा याद दिलाया। फिर मोलोक भेड़िया पिता के पास गए, अपनी बची हुई पूरी जीवन शक्ति उसे वापस दी और श्राप भी हटा दिया, ताकि वो इंसानी दुनिया में सामान्य जीवन जी सके। भेड़िया पिता जब होश में आया तो मोलोक जा चुके थे। सब मोलोक की लाश को वापस ले आए। किमुरा, जो कभी खुद को बेकार समझता था, अब समझ गया था कि कुछ लोगों को उसकी जरूरत है, और इससे वो बहुत खुश था। इस नई दुनिया में छोटी मोटी चीजें ठीक करने से लेकर दोस्तों को बचाने तक हर कोई उसे जरूरी मानता था। जरूरत महसूस होना ही उसका नया जीने का मकसद बन गया था। कड़ी लड़ाई के बाद किमुरा एक अनजाने कमरे में जागा। उसके बगल में राइजा थी, जो उसे होश में देखकर राहत महसूस कर रही थी। वो एक दिन से ज्यादा सोता रहा था। किमुरा को अफसोस हुआ कि उसने उसे परेशान किया। राइजा ने समझाया कि वो जमने के जादू से बेहोश था, इसमें उसकी गलती नहीं थी। किमुरा ने मन ही मन सोचा कि क्या वो पूरे समय उसके पास थी। उसने तुरंत मोलोक का हाल पूछा। राइजा ने आश्वस्त किया कि वो ठीक हैं। जब वे मोलोक को ढूंढने गए तो वो सराय में एक नौकरानी को पटा रहे थे। कुत्ते को अपनी पूरी जादुई शक्ति देने के बाद भी वो एक रात में पूरी तरह ठीक हो गए थे। सराय के मालिक को परेशान करने के बदले में मोलोक ने मदद करने की पेशकश की, जिससे सबको हैरानी हुई। तभी एक बड़ा आदमी आया और मोलोक से 7 सोने के सिक्के कर्ज मांगे। इसके बाद किमुरा और राइजा ने महान काल कोठरी की चोटी पर चढ़ाई की, जहां से उन्होंने शानदार नजारा देखा। वहां किलेबंद दीवार बनी थी ताकि राक्षस बाहर ना आ सकें। उन्हें मोलोक के जादू से बना विशाल गड्ढा भी दिखा। मोलोक के पूरी तरह ठीक होने से किमुरा को राहत मिली। उस शांति में उसने राइजा से एक बात पूछी जो उसे परेशान कर रही थी। उसने पूछा कि उसे कपड़े बदलने का कुछ याद क्यों नहीं है। राइजा ने जल्दी से कहा कि ये उसने नहीं किया, बल्कि मोलोक के शिष्य ने किया था। किमुरा को राहत मिली, पर वो असली में कुत्ते के बारे में बात करना चाहता था। उसने देखा था कि वो कई बार उससे बात करती थी, और उसे शक था कि क्या ये इसलिए है क्योंकि वो पहले भेड़िया के साथ रही थी। राइजा ने मान लिया कि मोलोक ने उसे उसके अतीत के बारे में बताया था। 3 सर्दियां उसने एक भेड़िया शावक के साथ बिताई थीं, जो शावक जैसा ही दिखता था। उसने माना कि शायद भेड़ियों के साथ रहने से वो दूसरी औरतों से ज्यादा रूखी हो गई है। उसे लगा कि वो सिर्फ उन्हीं जैसे अजीब ग्रुप के लिए बनी है, एक बेकार बूढ़ा जादूगर, एक कंजूस परी और अब एक मामूली मरम्मत करने वाला। उसकी निराशा भरी बातें सुनकर किमुरा ने जोर देकर कहा कि वो भी उस ग्रुप का हिस्सा है। उसने कहा कि उसे राइजा की सबसे ज्यादा जरूरत है, इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा, और उस दुनिया के किसी भी इंसान से ज्यादा जिसे वो छोड़ आया था। उसके इस सच्चे और अचानक इजहार से राइजा गहरे से दहल गई। पर तभी ज़िबांगो आ गया और उनकी रोमांटिक बात काट दी। उसने कहा कि उसके मालिक ने एक जरूरी चाबी खो दी है और किमुरा, जो चोरी से बचाने वाले तालों को खोल सकता है, की जरूरत है। किमुरा को एक बार फिर उसकी जरूरत थी। भले ही उन्होंने प्यार के शब्द नहीं कहे, पर राइजा समझ गई कि किमुरा का क्या मतलब था। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सीजन पसंद आया होगा। इसका सीजन 2 जैसे ही अपलोड होगा, मैं तुरंत अपने चैनल पर इसकी वीडियो डाल दूंगा, आप चिंता मत करो। और हाँ, जाने से पहले एक बात साफ कर दूं। पिछली बार कमेंट्स में किसी ज्ञानी ने गंदा सा सवाल किया था कि आप अपनी जीएफ की वजह से वीडियो अपलोड करने में लेट होते हो। सुन लो भाई, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और सच कहूं तो चाहिए भी नहीं। कम से कम अभी के लिए तो नहीं। और जैसी चाहिए वैसी आज तक मिली भी नहीं। मुझे वो नहीं चाहिए जो बस टाइम पास करे। मुझे तो अटैक ऑन टाइटन की मिकासा जैसी लड़की चाहिए, स्ट्रांग, लॉयल, और जो जरूरत पड़े तो टाइटन से भी लड़ ले। समझे ना आप लोग?
इसलिए डिले का कारण कोई लड़की नहीं बल्कि आपकी एग्जाम्स और मेरी ताबियत या एडिटिंग की मेहनत होती है। अब जाओ, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि मिकासा में आपको सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है।